फिल्म शुरू होती है नेहा के साथ, जो उदास और खोई हुई आंखों से सीआईए डायरेक्टर रिया के लिए एक सीक्रेट एजेंट के रूप में काम करती है। लेकिन इसके बावजूद उसे अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं दिखता। उसे लगता है कि वह गहरे दुख में डूबी एक खालीपन में जी रही है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ सिर्फ अंधेरा है। ये भावना उसके दिल में उसकी बहन की मौत के गम की वजह से है, जिसे वह हर पल महसूस करती है। यहाँ हम रिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जहाँ उस पर इल्जाम लगता है कि वह चुपके से इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने के प्रयोग कर रही है, जो कि गैर कानूनी है। अपने बचाव में रिया आत्मविश्वास भरे स्वर में कहती है कि मैं सिर्फ इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब एवेंजर्स इस दुनिया को बचाने नहीं आएंगे। कोर्ट सख्ती से फैसला करता है कि रिया के अधीन सभी संस्थानों की जांच की जाएगी, जिसके बाद उसकी सजा या इल्जाम हटाने का फैसला होगा। यहाँ हम नेहा को मलेशिया के एक रिसर्च सेंटर में देखते हैं, जहाँ वह थकी हुई लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ रिया के खिलाफ सबूत मिटाने आई है। रिया के चलाए जा रहे सभी लैब्स को सीआईए एजेंट्स ने तबाह कर दिया था और यह आखिरी लैब बचा था। नेहा यहाँ के साइंटिस्ट को इतना डराती है कि वह भयभीत और कांपते हुए खुद अपनी जान ले लेता है। इसके बाद नेहा खुद बिल्डिंग से बाहर आती है, एक गहरी सांस लेती है और एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से इस बिल्डिंग को तबाह कर देती है। अपना मिशन पूरा करने के बाद नेहा उदास और टूटे हुए मन से अपने स्टेप फादर रमेश के पास जाती है और कांपती आवाज में अपने दुखी जीवन के बारे में बताती है। रमेश उसे प्यार भरी सलाह देता है, क्यों न तू ऐसे मिशन करे जिनका कोई खास मकसद हो, ऐसे मिशंस जो लोगों के लिए फायदेमंद हों और लोग तेरे काम की तारीफ करें। नेहा को रमेश की सलाह दिल से छू जाती है और वह थोड़ा मुस्कुराती है। वह अपने बॉस रिया से भी बात करती है और दृढ़ता से कहती है कि अब मैं और सीक्रेट मिशंस नहीं करना चाहती, अब उसे अपने मिशंस सबके सामने करने हैं। रिया चालाकी भरी मुस्कान के साथ इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि उसे आखिरी बार एक सीक्रेट मिशन करना होगा। इसके बाद वह उसे एक सीक्रेट वॉल्ट का पता देती है और गंभीर स्वर में कहती है कि उस वॉल्ट के अंदर एक एजेंट माया है, जिसके पास खुद को गायब करने की शक्ति है। वह हमारा सीक्रेट रिसर्च चुरा रही है और तुम्हें उसे रोकना होगा। नेहा थोड़ा हिचकिचाते हुए लेकिन मजबूरी में मिशन के लिए राजी हो जाती है और थोड़ी देर के लिए उस वॉल्ट के पास दिखाई जाती है। जब वह वॉल्ट के अंदर जाती है, उसे माया कहीं नहीं दिखती, लेकिन एक लड़का विक्रम गुस्से में उस पर हमला करता है और इसी वक्त एक तीसरा एजेंट भी यहाँ आता है और विक्रम पर हमला करता है। दूसरी तरफ माया भी बाहर आती है और तेजी से हमला करके इस तीसरे एजेंट को मार देती है। थोड़ी देर के लिए नेहा कंफ्यूज होकर घबराई हुई सोच में पड़ जाती है कि यहाँ हो क्या रहा है। इसी दौरान एक डरा हुआ लड़का उनके सामने आता है और तभी वॉल्ट के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब नेहा को गुस्से और डर के साथ यह एहसास होने लगता है कि रिया ने उसे धोखा दिया है। इन सभी एजेंट्स के जरिए उसने अपने खिलाफ सभी सबूत मिटा दिए और अब वह इन सबको मारना चाहती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रिया के सच को जानते हैं। नेहा गुस्से में गुर्राते हुए, आंखें घुमाते हुए यहाँ मौजूद सभी एजेंट्स को बताती है कि रिया ने हमारे खिलाफ साजिश की है ताकि हम एक दूसरे को मार दें। विक्रम, नेहा और वह डरा हुआ लड़का जो इस वॉल्ट में मिला था, वॉल्ट के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन जब माया, जो एक भूत की तरह है, यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि उसे भी साउंड वेव के जरिए यहाँ फंसा दिया गया है। दूसरी तरफ रिया दिखाई जाती है, जो ठंडे और क्रूर स्वर में वॉल्ट को उड़ाने का ऑर्डर देती है। यहाँ वॉल्ट में ये लोग भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। नेहा ने गंभीरता से प्लान बनाया कि पहले माया यहाँ से बाहर जाएगी। उसे बाहर निकालने के लिए वे यहाँ साउंड बैरियर की बैटरी ढूंढने लगते हैं। रिया पीछे से टाइम बॉम्ब चालू कर देती है, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग पहले साउंड बैरियर की बैटरी ढूंढ लेते हैं और उसे बंद कर देते हैं। इस तरह माया वॉल्ट से बाहर निकलती है और दरवाजा खोलकर तीनों को बचा लेती है। जब रिया को पता चलता है कि ये जिंदा है, वह गुस्से में चिल्लाते हुए तुरंत उन्हें मारने का ऑर्डर देती है। सीसीटीवी में उसे वह डरा हुआ लड़का सूरज भी दिखाई देता है। रिया उसके बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वह तुरंत अपने असिस्टेंट से चिंतित और गुस्से में उसके बारे में जानकारी मांगती है और वह कुछ और सीक्रेट एजेंट्स को भी उन्हें मारने के लिए कहती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका करंट ड्राइवर असल में नेहा का बाप रमेश था, जिसे वॉल्ट का लोकेशन और उसकी पूरी योजना का पता चल गया था। यहाँ वॉल्ट में विक्रम उस आदमी सूरज से गुस्से में चिल्लाते हुए पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वह डरे हुए और कांपते स्वर में कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं सिर्फ इतना याद है कि मैंने एक मेडिकल स्टडी के लिए अपना खून दिया था। इसके बाद मुझे होश आप सबके सामने आया। विक्रम को लगा कि सूरज झूठ बोल रहा है, इसीलिए वह गुस्से में उस पर मारने लगता है, लेकिन नेहा उनकी लड़ाई रोकती है और सख्त स्वर में कहती है कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें एक टीम के रूप में काम करना होगा। विक्रम अपनी ताकत से एक दीवार तोड़ देता है ताकि यहाँ से निकल सके और लिफ्ट की तरफ रास्ता आता है, लेकिन बिजली कट होने की वजह से लिफ्ट भी बंद थी। विक्रम सबको एक आइडिया देता है कि हम अपनी कमर को जोड़कर ऊपर जा सकते हैं। दूसरी तरफ रिया को पता चलता है कि सूरज वह शख्स था जिसमें उसके प्रयोग किए गए थे। जहां तक उसे याद था, सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स
को मार दिया गया था। फिर उसे हैरानी और उत्साह के साथ याद आता है कि अगर सूरज जिंदा है तो उसका एक प्रयोग सूरज पर सफल हो गया है। ये जानकर वह बहुत हैरान और उत्साहित होकर वॉल्ट की तरफ जाती है। ये लोग भी किसी तरह लिफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि रिया के लोग उन्हें मारने आए हैं। रिया ने अब अपने आदमियों को कहा था कि मुझे इन चारों को जिंदा पकड़ना है। वह वॉल्ट के बाहर एक छोटा सा धमाका करके अंदर जाती है। अंदर नेहा उस आदमी सूरज को चिंतित और ढाढ़स भरे स्वर में समझाती है कि अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मेरे पीछे रहना होगा। सूरज यहाँ बहुत परेशान और डरा हुआ दिख रहा था। वह नेहा से कांपते हुए कहता है, मुझे लगता है ये सब मेरे किसी गलत काम की वजह से हो रहा है। नेहा उसे प्यार से ढाढ़स बंधाते हुए कहती है, ऐसे मत सोच, हम सबने जीवन में कुछ न कुछ बुरा सहा है या किया है। अब ये लोग बात कर रहे थे कि उनके दुश्मन अंदर आए। उन्हें मारने पीटने की आवाज सुनाई दी। वे बाहर गए और देखा कि विक्रम ने गुस्से में आने वाले सभी दुश्मनों को एक साथ गिरा दिया था। यहाँ रिया अपने आदमियों का एक और ग्रुप उनके पीछे भेजती है। इस वक्त नेहा, जो एक शानदार फाइटर थी, सूरज को इन दुश्मनों से बचाती है, उन सबको मार देती है और फिर विक्रम भी उनके सामने आता है। अब उन्हें यहाँ से निकलना था, इसलिए नेहा रिया के आदमियों की यूनिफॉर्म पहन लेती है और छुपकर बाहर आती है। वे यहाँ से एक कार में भागने जा रहे थे, लेकिन एक गार्ड ने उन्हें रोक लिया। विक्रम और उस गार्ड के बीच उससे भरा झगड़ा शुरू हो जाता है। बंदूक लेकर सूरज कार से बाहर आता है और डरते हुए हवा में गोली चलाता है। सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वह सबको कुछ बताना चाहता था, लेकिन गार्ड को लगा कि वह सबके लिए खतरा है, इसलिए सभी गार्ड्स उस पर गोली चला देते हैं। हालांकि रिया पीछे से चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। आखिर वह अपना प्रयोग देखना चाहती थी कि वह कितना सफल हुआ, लेकिन अब उसका प्रयोग खत्म हो चुका था। नेहा और विक्रम ये देखकर दुखी और गुस्से में हो जाते हैं, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वे दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सूरज दिखाया जाता है, जो हजारों गोलियों के बावजूद जिंदा था। उसके सभी गोली के जख्म पूरी तरह से ठीक हो गए थे। अब जब सैनिक फिर से उस पर गोली चलाते हैं, वह रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाता है। बादलों में खड़ा होकर वह गंभीरता से कुछ सोचता रहता है और फिर अचानक वहाँ बेहोश हो जाता है। वह इतनी तेजी से नीचे गिरता है कि नेहा और विक्रम की कार पलट जाती है। ये तीन, नेहा, विक्रम और माया, इस आदमी और उसकी ताकत को देखकर बहुत हैरान और डरे हुए होते हैं। फिर विक्रम उन्हें गंभीर स्वर में बताता है कि यह रिया का सुपर ह्यूमन बनाने का प्रयोग है और मैं इस वॉल्ट में इससे जुड़े सभी सबूत मिटाने आया था। अब ये सब यह जानकर बहुत हैरान और चिंतित होते हैं। दूसरी तरफ सुबह में रिया अपने असिस्टेंट से गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि सूरज को यहाँ से जिंदा ले जाओ, और दूसरी तरफ वह बाकी 3 सीक्रेट एजेंट्स को मारने का ऑर्डर देती है। सुबह रमेश भी यहाँ आया था। नेहा उसे देखकर हैरान और भावुक हो जाती है तो रमेश प्यार भरे स्वर में बताता है कि मैंने रिया का प्लान सुन लिया था कि वह तुम सबको मारने वाली है, और उसकी बातों से मुझे इस वॉल्ट के बारे में भी पता चला। तुम्हारी जान खतरे में थी, मैं सिर्फ ये बताने आया था। उसे ये कल से पता था। ये लोग रमेश की कार में यहाँ से निकलने वाले थे जब रिया के लोग पीछे से आए और उन पर गोली चलाने लगे। विक्रम ने भी अपनी शील्ड से उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन शील्ड अब काम नहीं कर रही थी। ये लोग मरने वाले थे, लेकिन पीछे से एक हीरो आता है और रिया के आदमियों की कारों को गोली मारकर तबाह कर देता है। सीन बदलता है। हमें रिया और सूरज वॉच टावर में दिखाए जाते हैं। सूरज अपनी हालत से बहुत परेशान और डरा हुआ था। रिया को देखकर वह और भी डर जाता है और गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगता है। तो रिया उसे चालाकी भरे स्वर में समझाती है, देखो, मैंने तेरी बोरिंग जिंदगी को वैल्यूएबल बना दिया है। अब तेरे पास 100 लोगों से ज्यादा ताकत है, तू कुछ भी कर सकता है। ये कहते हुए रिया उसका हाथ छूती है और जैसे ही उसने उसका हाथ छुआ, वह वॉइड में पहुंच जाती है। वह अपने ख्यालों की अंधेरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ उसे अपने बचपन का डर याद आता है जब उसके दुश्मनों ने उसके पापा को गोली मारकर मार दिया था। फिर वह डरते हुए और कांपते हुए अपना हाथ हटा लेती है और अपने असिस्टेंट से कहती है कि आओ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस आदमी ने इन चारों की मदद की थी, वह अब इन चारों को पकड़ रहा था। वह गंभीर और दृढ़ स्वर में इन चारों से कहता है कि तुम्हें असल में रिया के खिलाफ गवाही देनी होगी। ये लोग इससे सहमत हो जाते, लेकिन उसे चिंतित और हताश होकर कहते हैं कि अभी के लिए हमें छोड़ दो, हमें रिया को रोकना बहुत जरूरी है। उसने उसे रिया और उसके सभी प्रयोगों के बारे में बताया था, जिनके जरिए सूरज सबसे ताकतवर बन गया था, लेकिन अब तक यह आदमी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी इस आदमी को रिया के असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि रिया सूरज के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उसे समझ आता है कि रिया ने कुछ बहुत खतरनाक बनाया है, जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। इसलिए वह अब इन सब से गंभीर और चिंतित होकर कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे रिया और सूरज को रोकने में? इस आदमी का नाम अर्जुन था। नेहा अर्जुन से निराश और डरते हुए कहती है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना तू है, हम ये कैसे कर सकते हैं? अर्जुन भावुक और प्रेरणादायक स्वर में कहता है, मैं भी पहले तुम्हारे जैसा था, मैंने भी बहुत बुरा किया था, लेकिन फिर मैंने एक नई जिंदगी शुरू की, मैंने अच्छा काम किया। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम भी अपना सिर उठाकर जी सकोगे। यह सुनते ही सब उसका साथ देने के लिए उत्साहित
और जोश भरे होकर तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ रिया दिखाई जाती है जो सूरज को ट्रेनिंग दे रही है। वह सूरज को अपने दिमाग और शरीर की शक्ति से सब कुछ कंट्रोल करना सिखाती है। इसी वक्त वे सभी लोग भी रिया के वॉच टावर में उसे पकड़ने पहुंच जाते हैं, जहां वे पहले रिया के गार्ड से गुस्से और हिम्मत के साथ लड़ते हैं और फिर स्पीकर में रिया की आत्मविश्वास भरी और ठंडी आवाज सुनाई देती है और वह कहती है, ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब ये लोग ऊपर जाते हैं, रिया सूरज को उनके सामने एक यूनिफॉर्म पहनाती है और गर्व और चालाकी भरे स्वर में बताती है कि यह सूरज 10 एवेंजर्स से भी ज्यादा ताकतवर है। रिया बताती है कि उसने इसका नाम सेंट्री रखा है और रिया ने इन सभी लोगों का यहाँ स्वागत किया है क्योंकि उसने थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें उसका सेंट्री इन सभी के साथ लड़ेगा और अपनी ताकत दिखाएगा। उसका अच्छा काम देखकर उस पर लगे इल्जाम और रिस्ट्रिक्शंस भी खत्म हो जाएंगे। नेहा को ये सब बहुत गलत और अन्यायपूर्ण लगता है। वह गुस्से और निराशा के साथ सेंट्री को समझाने की कोशिश करती है, ऐसा मत कर। इसके उल्टा वह नेहा को शांत लेकिन भटकाने वाले स्वर में समझाने लगता है कि तुम्हें भी रिया की टीम ज्वाइन करनी चाहिए। रमेश ये सुनते ही गुस्से में आगबूला हो जाता है और वह सेंट्री पर हमला करता है, लेकिन सेंट्री का एक छोटा सा धक्का ही उसे दीवार पर फेंकने के लिए काफी था। अब ये सभी लोग एक साथ सेंट्री पर हिम्मत और जोश के साथ हमला करते हैं, लेकिन सेंट्री एक हाथ दिखाकर उन्हें आसानी से रोक देता है और उन्हें गिरा भी देता है। यह देखकर नेहा निराश और डरते हुए समझ जाती है कि वे एक साथ भी सेंट्री को नहीं हरा सकते। अपनी ताकत बचाने के लिए वे हताश होकर निकलने का फैसला करते हैं और रिया सेंट्री को एक एक करके उन्हें ढूंढकर मारने का ऑर्डर देती है। वह रिया से गुस्से और दृढ़ता से कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि उनमें मुझसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है, इसलिए मुझे उनका कोई खतरा नहीं है और मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तुम उन्हें मारना चाहती हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उन्हें नहीं मारूंगा। नेहा और उसके सभी दोस्त नीचे की तरफ थे। नेहा खुद को हार मानकर टूट चुकी थी और गुस्से में गुर्राते हुए, आंखें घुमाते हुए सबको हार मानकर छोड़ देती है। सब उसकी बातों से निराश और उदास होकर चले जाते हैं, जबकि रमेश उसे प्यार और चिंता के साथ समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। हम देखते हैं कि सेंट्री अपनी ताकत को महसूस करता है और गर्व और अहंकार के साथ खुद को भगवान मानने लगता है। ये देखकर रिया डर और चिंता में पड़ जाती है, इसलिए रिया घबराते हुए उसे अपने किल स्विच से मारने का फैसला करती है, लेकिन सेंट्री इसे भांप लेता है और गुस्से में उसे रोकने के लिए उसका गला पकड़ लेता है। रिया के हाथ से किल स्विच गिर जाता है, जबकि सेंट्री ने उसे लगभग गला घोंट दिया था। रिया के मरने से पहले रिया का असिस्टेंट डरते और कांपते हुए किल स्विच उठाता है और एक बटन दबाता है। हम देखते हैं कि सेंट्री एकदम गायब हो चाहता है। असल में वह मरा नहीं था, वह वॉइड में चला गया था। वह ऐसी डिमेंशन में चला गया था जहां सिर्फ छायाएं और नकारात्मकता थी। क्या हम कह सकते हैं कि उसका वजूद इस दुनिया में एक छाया की तरह था। वह आकाश में उड़ता है। उसे देखकर जब गार्ड उस पर गोली चलाता है, वह गुस्से और क्रूरता के साथ अपने हाथ के इशारे से उसे छाया में बदल देता है। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी उस पर हमला करने आए थे। वह उन्हें छाया में बदल कर मार देता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्योंकि हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग पर गिरा, वह बिल्डिंग भी ढहने लगता है और मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। नेहा और उसका पूरा ग्रुप हिम्मत और दृढ़ता के साथ यहाँ लोगों की जान बचाने लगता है। सबको बचाते हुए वे बिल्डिंग की बड़ी दीवारों को हटाते हैं और सबके दिलों में अपनी जगह बनाते हैं। सब उनके लिए जोश के साथ तालियां बजाते हैं, तो वे सभी गर्व और संतुष्टि महसूस करते हैं। अब ये लोग इस भावना से बाहर नहीं निकले थे कि यहाँ एक और समस्या थी। सेंट्री ने अपनी छाया से यहाँ लोगों को छाया बनाना शुरू कर दिया था। उसने यहाँ नकारात्मकता और अंधेरा फैलाना शुरू कर दिया था। उसे मारना आसान नहीं था, नेहा ये जानती थी। इसलिए उसने गहरे दुख और दृढ़ निश्चय के साथ खुद को वॉइड के हवाले कर दिया, यानी उसने खुद को नकारात्मकता के हवाले कर दिया और वह भी एक छाया बन गई। यह देखकर रमेश दुख और निराशा में अपने होश खो देता है। नेहा वहाँ जाकर सूरज से बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह वॉइड में यानी इस अंधेरी दुनिया में अपने होश में आई, उसे उसकी सबसे बुरी याद दिखाई दी, जब वह पहली बार एक छोटी लड़की की मौत का कारण बनी थी। वह इस याद से लंबे समय तक बाहर नहीं निकल पाई और जैसे ही वह निकली, वह एक और अप्रिय याद में पहुंच गई। उसे सूरज से मिलना था। वह यहाँ लगातार सूरज को ढूंढ रही थी और एक याद में उसे सूरज दिखा। यहाँ नेहा सूरज से भावुक और दुखी होकर बात करती है और कहती है, तूने ये सब क्यों नहीं रोका? तब सूरज दुखी और टूटे हुए स्वर में कहता है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे अंदर की नकारात्मकता है जो मेरे अकेलेपन की वजह से मेरा हिस्सा बन गई। यहाँ नेहा को सूरज की अतीत की दुखद यादें भी दिखती हैं, जहां उसका बाप उसके साथ बहुत क्रूर था। यह देखकर नेहा को उससे गहरी हमदर्दी होती है और वह बैठकर सूरज का हाथ पकड़ लेती है। ये दोनों एक साथ मिलने वाले थे, तभी नकारात्मकता ने दोनों को मारना शुरू कर दिया और इससे पहले कि नकारात्मकता दोनों को मार दे, यहाँ उनके बाकी साथी भी पहुंच जाते हैं, अपने अतीत से हिम्मत के साथ लड़ते हुए, जो दोनों को भी बचाते हैं और दृढ़ता और जोश के साथ फैसला करते हैं कि उन्हें सूरज को इस वॉइड से बाहर निकालना होगा, जिसके लिए उन्हें सूरज की सभी परेशान करने वाली यादों से लड़ना होगा। नेहा और सूरज सहमत हो जाते हैं और वे सूरज की सभी अप्रिय यादों से हिम्मत और एकजुटता के साथ लड़ते हैं। आखिरकार वे उस
याद तक पहुंचते हैं। जब रिया के लैब में उस पर प्रयोग शुरू किए गए थे, इस याद में एक्सपेरिमेंट टेबल पर बैठे हुए वे सूरज को नहीं देखते, बल्कि वे वॉइड को देखते हैं। वे सूरज के अंदर के नकारात्मक व्यक्ति को देखते हैं, जिसके साथ सूरज खुद लड़ने का फैसला करता है। वह उसे लड़ने के लिए अपने होश खो देता है और उसे बहुत मारता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे मारकर वह खुद भी वॉइड बन जाएगा, इससे पहले कि वह पूरी तरह से काला हो जाए। नेहा गहरे दुख और हिम्मत के साथ उसे पकड़ लेती है, खुद को नीचे से निकालकर, और उसे भावुक और प्रेरणादायक स्वर में एहसास दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। सभी लोग उनमें जोश और हिम्मत डालते हैं और नकारात्मकता से बाहर आकर और सूरज को पकड़ लेते हैं और उससे प्यार और विश्वास भरे स्वर में वादा करते हैं कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। जब सूरज को यकीन हो जाता है कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है, अचानक उसके अंदर की नकारात्मकता कम होने लगती है और वॉइड, उसका आंतरिक नकारात्मक व्यक्ति जो दिखाई देने लगा था, वह भी गायब होने लगता है। जैसा कि उसने पूरी दुनिया में अंधेरा फैलाया था, वह भी गायब होने लगता है। दुनिया में रोशनी उभरने की वजह से छाया में बदले लोग फिर से इंसान बन जाते हैं। मजेदार बात यह थी कि सूरज ने अपनी खराब स्मृति की वजह से सब कुछ भूल गया था। अब जब पूरा ग्रुप एक साथ था, वे गुस्से और दृढ़ निश्चय के साथ रिया को खत्म करने का फैसला करते हैं। जहां वे देखते हैं कि रिया एक पर्दे के पास थी। जब नेहा गुस्से में गुर्राते हुए, आंखें घुमाते हुए उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, वह देखती है कि पर्दे के पीछे रिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया था। इस ग्रुप को सबके सामने नए एवेंजर्स के रूप में वह गर्व और चालाकी भरी मुस्कान के साथ पेश करती है और वह आत्मविश्वास और ठंडे स्वर में कहती है कि मेरे खिलाफ लगे सभी इल्जाम गलत थे। मैं सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। नेहा उसकी चालाकी समझ रही थी। वह गुस्से में रिया को धमकी भी देती है। उसे सुकून मिलता है, लेकिन उसे राहत की सांस भी लेनी पड़ती है, क्योंकि अब आखिरकार उसे अपने मिशंस के लिए क्रेडिट मिलेगा और लोगों का प्यार। फिल्म के अंत में सामने आता है कि अब इन एवेंजर्स को सैटेलाइट के जरिए एक नया खतरा मिला है, जिसके साथ उन्हें हिम्मत और उत्साह के साथ लड़ना होगा। और इस तरह फिल्म यहाँ खत्म होती है।